Hello everyone. Yet another point. इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। सारे ही फीचर्स इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार यही कहती हूँ मैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री को एक क्या कहते हैं ना, सोशल इक्वालिटी वाला प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये हो गया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम है। वो सुप्रीम का मतलब ये हो गया कि सबके ऊपर है, उस वो किसी के अंडर नहीं आता। आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है इंडिया के लिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई होगी, स्टेट और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में कोई इश्यूज होंगे, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई केस चल रहा, मतलब कुछ ऐसी इश्यूज आएंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस जो दिए गए हैं उस पर अगर डिस्कशन करना है, कोई उसको चैलेंज कर रहा है, तो वो सब कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, जज करेगा, समझेगा और फिर अपना जजमेंट या वर्डिक्ट पास करेगा। तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, अनबायस्ड है, किसी के अंडर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर प्रोवाइड किया हमारी कंट्री को, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, ताकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी हमेशा बनी रहे। तो इट वाज वेरी नेसेसरी। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी? टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, एज वेल एज इन डिसाइडिंग वेरियस disputes between the center and the states, between different states, and even between different governments, different organs of the गवर्नमेंट के जो वेरियस बॉडीज होती है ना, कोई इंस्टीट्यूशन है वो कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, तो उनके बीच में भी अगर लड़ाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट विल सॉर्ट इट आउट। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, डिसाइड्स वेरियस डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, एंड इवन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। It keeps a check, actually it keeps a check on the autocracy पे check रखता है। In India the Supreme Court performs all the above duties independently। ठीक है, सारी जो ड्यूटीज हैं वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि किसी के दबाव में आके नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है। देन इट एक्ट्स, और क्योंकि ये सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है तो इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द सिटीजन्स राइट्स। सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो उनको मिले, ये सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है। अच्छा, अगर कोई लॉ पास हो रखा है पहले, और लेकिन वो लॉ जो है वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नहीं मिलने दे रहा है, तो उस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है। मतलब किसी लोअर कोर्ट ने, सिटी में होते हैं ना, सिटी में कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, वहाँ पे कोई लॉ जजमेंट दे दिया, लेकिन उस जजमेंट की वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स एनक्रोच हो रहे हैं, फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को नल एंड वॉइड कर सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स जितने भी होते हैं सबके जजमेंट को कैंसिल कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है और नया जजमेंट दे सकता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अगेन सुप्रीम। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इट कैन डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक और राइट है, ये इसका 6th पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू हमारी कंट्री जो है 18 ईयर्स एंड अबव सिटीजन्स को राइट टू वोट देती है, कि दे कैन वोट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमें क्या दे रही है? वोट करने का राइट दे रही है। मतलब हम अपने डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव हैज़ बीन गिवन द राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और कलर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और प्रॉपर्टी राइट्स। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, जॉब है कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू हैव द राइट टू वोट।
और रैशनल क्या है, मतलब रैशनल का मतलब रीजंस क्या है इसके पीछे, कि फर्स्ट दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, सब लोगों को राइट है टू वोट इन अ डेमोक्रेसी, दे हैव द राइट टू चूज देयर लीडर. सेकेंड, if by democracy we mean a government of the people, by the people and for the people, तो फिर तो हर एडल्ट को, एडल्ट से हमारा मतलब ये है कि जिसके पास समझ है कि हाँ अपना लीडर चूज़ करने की, सोसाइटी की थोड़ी समझ है, उसको राइट टू वोट होना चाहिए. देन क्योंकि गवर्नमेंट सबको अफेक्ट करती है तो इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑल. जब एक गवर्नमेंट बनती है, जब वो अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म करती है, तो ऑब्वियसली जितने भी सिटीजन्स हैं सारे के सारे उन पॉलिसीज से अफेक्ट होते हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, लेकिन अफेक्ट तो सारे होते हैं. तो इसका मतलब जब हमें हमारे ऊपर असर पड़ रहा है उन पॉलिसीज़ का, तो फिर हमें ये राइट है कि हम उन पॉलिसी मेकर्स को चूज़ कर सकें. सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि हाँ हमें ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो राइट है ये मिलना चाहिए. हाँ, गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस दिस राइट. एंड देन अनदर थिंग, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर देती हूँ. अब इसके लिए क्या अलग से लेना, एक वीडियो बनाना 5 मिनट का. तो ये क्या है, सिंगल सिटीजनशिप. हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है. यूएस में डबल सिटीजनशिप है, हमारी कंट्री सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है. मतलब कि हमारी पूरी कंट्री जो है, चाहे हम किसी भी स्टेट में रहें, लेकिन हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप ही चलेगी. कोई स्टेट गवर्नमेंट की अलग से हमें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. जबकि कि यूएस में ऐसा होता है, 2 डबल सिटीजनशिप होती है. एक फेडरल गवर्नमेंट की होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, और एक स्टेट गवर्नमेंट की, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसके सिटीजनशिप मिलती है आपको. तो हमारे जो इंडियंस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोमिसाइल, किसी भी स्टेट में पैदा हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है. दे हैव इक्वल राइट्स इन एवरी स्टेट, दे एंजॉय वन सिटीजनशिप. हाँ, ये अलग बात है कि स्टेट्स की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और वो डोमिसाइल के वजह से, डोमिसाइल के अकॉर्डिंग कुछ अपने सिटीजन्स को बेनिफिट देती हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में डोमिसाइल वाले बंदों को बेनिफिट मिलता है, मतलब प्रेफरेंस मिलती है. ऑब्वियसली कि हमारे स्टेट का बंदा है तो हम उसको, लेकिन वो दे राइट इट डाउन कि हाँ यहाँ पे इतने परसेंट डोमिसाइल जो लोकल पीपल हैं उनके लिए ये रिजर्व्ड है जॉब्स. ऑल ओवर इंडिया ये हमारी जो सिटीजनशिप है इट इज़ वैलिड. दे आर फर्स्ट इंडियंस एंड देन एनीथिंग एल्स. मतलब हम सबसे पहले क्या हैं, भारतवासी हैं, उसके बाद हम स्टेट्स में डिवाइड हुए हैं कि पंजाबी हैं, बंगाली हैं, तमिल्स हैं, द्रविडियंस हैं, तो वो सब बात की बात है. तो ये किस लिए है, ये बड़ा ज़रूरी है टू वार्ड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज. इंडिया में ऐसी फीलिंग ना आए कि हम यार गुजराती हैं तो हम अलग हैं, पंजाबीज अलग हैं, साउथ इंडियंस तो बिल्कुल ही अलग होते हैं, कश्मीरी अलग है. ऐसा नहीं, बंगालीज अलग हैं, दे हैव देयर ओन, ऑफ कोर्स दे एवरीबडी हैज़ देयर ओन कल्चर, बट अल्टीमेटली वी आर ऑल इंडियंस एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन, हम कहते हैं ना कि इंटीग्रल, हर स्टेट जो है दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर ऑल इट्स सिटीजन्स. आपने वो गाना सुना, हिंद देश के निवासी हम सभी जन एक हैं, है ना. वेशभूषा चाहे अनेक है, तो हमारी चाहे बोली अलग हो, वेशभूषा अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, बट स्टिल अल्टीमेटली वी आर इंडियंस एंड वी बिलोंग टू इंडिया. तो इंडिया जो है हमारी सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, हमारी कंट्री डबल सिटीजनशिप नहीं है. डबल सिटीजनशिप का एग्जांपल है यूएस. ओके, सो दैट्स इट, वी फिनिश्ड विद दिस, विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. ओके, टेक केयर.